हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं कुछ सीडीपी का क्वेश्चन ऑनलाइन जो प्रीवियस ईयर हुआ था वो लेके आया हूं। तो मैं पहला क्वेश्चन यहां पे देख रहा हूं। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देख रहा हूँ, विकास एक आयामी होता है। जी नहीं, विकास एक आयामी नहीं होता है, ओह बहुआयामी होता है। विकास एक दिशीय होता है। नहीं, विकास एक दिशा में नहीं होता है, विकास सभी दिशाओं में होता है। तीसरा ऑप्शन है, विकास एक असतत प्रक्रिया है। जी बिल्कुल नहीं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस निरंतर चलते रहते हैं। अर्थात तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो जी बिल्कुल हम ये ऑप्शन राइट दिख रहा है और राइट है भी। विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है। तो यहाँ पे देखेंगे आखिर शीर्षगामी होता क्या है। विकास यह प्रदर्शित करता है कि विकास अनुदैर्ध्य दिशा में अर्थात सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। यही कारण है कि एक बच्चा इससे पहले कि वह चलना शुरू कर देता है, पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है। और अधोगामी विकास में क्या होता है कि यह निकट से दूर तथा केंद्र से शरीर के कुछ दूर हिस्सों तक पहुंचता है और फिर पहले छोरों का विकास होता है। इसलिए विकास की प्रथम चरणों में बच्चा छोटी मांसपेशियों या सूक्ष्म चालक कौशल के बजाय मौलिक मांसपेशियों को विकसित करना शुरू कर देता है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी कि ये चार ऑप्शन है, कोई एक कथन इसमें से सही है। तो मैं चारों ऑप्शन को एक बार देखता हूँ। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। हाँ जी बिल्कुल, बच्चों का विकास जो है ना एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है। यानी कि यहाँ पे पहला ऑप्शन ही जो है सही है। दूसरा ऑप्शन, बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। नहीं नहीं, एक्चुअली बच्चा तो छोटा है, उसको 10 विभिन्न अवस्थाओं में कैसे बांट सकते हैं, इसीलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तीसरा, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चों की सोच तो सामाजिक अंतःक्रिया से ही तो प्रभावित होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। जी नहीं, बच्चों का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरणिक वातावरणों पर डिपेंड करता है, यानी कि इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ये दोनों चीज़ पे होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डाइस कहलाती है। पहला ऑप्शन अनुकूलन, जी नहीं ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन अधिगम, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन समाजीकरण, ये भी गलत है। चौथा परिपक्वता, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखते हैं तो सही है, परिपक्वता। यानी कि आनुवांशिकता विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, समाजीकरण का प्राथमिक और द्वितीय कारक से क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर सेट में जो है मोटा मोटी ये पूछा ही जाता है। समाजीकरण का जो प्राथमिक और द्वितीय जो कारक होता है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, डाइस समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक है। यानी कि परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है। यानी कि यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही है। मीडिया और परिवार, चूँकि मीडिया जो है समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण है। विद्यालय और मीडिया ये दोनों आते हैं समाजीकरण के द्वितीय कारक में। मीडिया, पास पड़ोस, ये दोनों जो है समाजीकरण का द्वितीय कारक है। अर्थात यहाँ पे चारों ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है ये हमारा राइट है।
चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग से एक क्वेश्चन है और हर सेट में जो है ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इससे रिलेटेड, लॉरेंस कोलबर्ग से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। अर्थात बच्चा अभी छोटा है तो नैतिक निर्णय लेने का आधार तो जो है यहाँ पे होता नहीं है छोटा बच्चा में, लेकिन जो है ऑप्शन के साथ देखता हूँ, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। यह छोटा बच्चा है, कैसे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा, इसमें तो नैतिकता होते ही नहीं है। सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, ये भी ऑप्शन गलत है। दंड और आज्ञा पालन, हाँ ये जो है ना 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार एक ही होता है, दंड और आज्ञा पालन। यानी कि जब बच्चा समाज में यहाँ पे जब बच्चा अपने परिवार में जब रहते हैं, तो जब बच्चा कोई गलती करते हैं तो उसको एक ही चीज़ का डर होता है, दंड और आज्ञा पालन, चूँकि हमको सज़ा मिलेगा, अपने माँ बाबा से सज़ा मिलेगा। इसीलिए जो है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये तो सबसे लास्ट में आते हैं लॉरेंस कोलबर्ग के जो है थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसीलिए यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 3 नंबर जो ऑप्शन है ना, दंड और आज्ञा पालन, ये जो है लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार है, दंड और आज्ञा पालन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जीन पियाजे से क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। यानी कि एक सीक्वेंस में बच्चा कब यानी कि लगाते हैं, किस अवस्था में लगाते हैं। तो यहाँ तो अवस्था नहीं पूछा है, ऑप्शन के साथ देखता हूँ। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, स्थानों जैसे अपने विद्यालयों का स्थान किए मानचित्र करने की क्षमता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो देखते हैं ना, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, यानी कि एक लंबाई पर आधारित क्रम देना, ये सीक्वेंस में लगाता है बच्चा। तो सीक्वेंस में बच्चा जब लगाता है तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन ही जो है यहाँ पे सही है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है सही दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। यानी कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोलों को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। तो ऑप्शन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जीववाद, जी नहीं बिल्कुल ये गलत है, जीववाद, केंद्रीयता, हाँ ये ऑप्शन सही है। चूँकि जब बच्चा चिकनी मिट्टी को दबाकर, तो बच्चा ये सोचता है कि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, यानी कि उसकी एक ही केंद्र पर जो है फोकस रहता है। यानी कि जब हम चिकनी मिट्टी को दबाते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो एक केंद्रीयता यानी कि एक के बिंदु पे ही जो है बच्चा का जो है फोकस रहता है। अर्थात यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन जो है सही दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन परिकल्पित निगमनात्मक, ये भी रॉन्ग है। संक्रामक परिणाम निकलना, ये भी नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दाइस पर आधारित है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ना लेव वाइगोत्स्की से, यानी कि हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है लेव वाइगोत्स्की से, संज्ञानात्मक विकास से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दाइस पर आधारित है। यानी कि सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, सार्वभौमिकता। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या होता है, सामाजिक संरचना। लेव वाइगोत्स्की किस चीज़ का सिद्धांत दिए थे, सामाजिक संरचना। यानी कि फर्स्ट जो है ऑप्शन यहाँ पे
सही है, ले वैगोसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। ले वैगोसी ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पार, स्वकेंद्रीयता। यानी कि बच्चे अपने आप से जब खुद बात करते हैं तो निजी संवाद बोलते हैं इसको। ले वैगोसी ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो निजी संवाद। निजी संवाद यानी कि 1 नंबर जो ऑप्शन है ना, ये सही यहाँ पे है ले वैगोसी के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। ड्रिल और अभ्यास तो वैसे भी निगेटिव है, और ऐसे भी ये ऑप्शन कहीं भी दिखे तो आप गलत कर दीजिए। योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, ये भी नहीं होगा। सहयोगिता पूर्ण अधिगम, हाँ ये ऑप्शन सही है, क्योंकि एक प्रगतिशील कक्षा में सहयोगिता पूर्ण अधिगम यानी कि एक सहयोग से पूर्ण अधिगम, जब बच्चा पठन पाठन का जब कार्य करते हैं कक्षा में तो एक सहयोगिता पूर्ण अधिगम होता है प्रगतिशील कक्षा में। पुरस्कार और दंड का प्रयोग, चूँकि पुरस्कार और दंड का प्रयोग जहाँ भी आप लोग देखें वहाँ कट कर दें, चूँकि ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते हैं। हाँ निगेटिव क्वेश्चन रहेगा तब आप जो है निगेटिव ऑप्शन में जाइएगा, किंतु यहाँ पॉजिटिव ऑप्शन सहयोगिता और पूर्ण अधिगम जो प्रगतिशील कक्षा की एक विशेषता है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? यहाँ पे हावर्ड गार्नर से क्वेश्चन आया हुआ है कि एक बच्चे में दूसरी की नियत अर्थात दूसरी की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता यह बुद्धि के किस रूप को दर्शाता है? स्थानिकीय संबंध बुद्धि, जी नहीं ये भी नहीं होगा। अंतरावैयक्तिक बुद्धि, हाँ ये दूसरा नंबर जो ऑप्शन है ना अंतरावैयक्तिक बुद्धि, ये जो है बच्चों की दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता होता है। यहाँ पे एक बार बार ये क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा पूछा जाता है कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, जब आपके रूम में कोई इंटर करता है तो इंटरपर्सनल होता है और इंट्रापर्सनल, ये दोनों में आप जो है ना कभी भी ऑप्शन देखिएगा तो आप इंग्लिश ऑप्शन से जो है जाइएगा तब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी में बार बार जो है चेंज रहता है। इसीलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि ये जो है खुद का होता है। प्राकृतिक बुद्धि ये तो नेचर से रिलेटेड होता है प्राकृतिक बुद्धि, इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता अंतरावैयक्तिक बुद्धि में होती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? यानी कि ये 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षा होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ, और चौथा ऑप्शन है द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन जो हम देख रहे हैं, 3 नंबर ऑप्शन बाल
विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होता है। यानी कि बहुभाषिकता जो होती है ना, विद्यार्थियों के लिए उच्च संज्ञानात्मक का लाभ होता है। अर्थात 3 नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। जेंडर भूमिकाएं डाइस है। चूंकि जेंडर से हर सेट में देखिएगा एक ना एक क्वेश्चन आते ही है, और ये क्वेश्चन जो है फ्री का नंबर होता है। सीबीएसई के द्वारा जो होता है ना, ये फ्री का नंबर होता है। यानी कि हर सेट में जेंडर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये फ्री का नंबर होता है। इसलिए ये सब क्वेश्चन जो है ना आप लोग अच्छे से कर लीजिए। जेंडर भूमिकाएं डाइस है। अधिग्रहित व्यवहार है। जी, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, अधिग्रहित व्यवहार है। जन्मजात व्यवहार है। जेंडर भूमिका कभी जन्मजात व्यवहार नहीं होती है। जैविक संरचनाएं है। जी नहीं, ये भी नहीं होती है जैविक संरचनाएं। आनुवांशिक निर्धारित है, ये भी नहीं है। अर्थात जेंडर जो भूमिका होती है ना, जेंडर भूमिका जो होती है वो अधिग्रहित व्यवहार है। यानी कि 1 नंबर जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन ही आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को आएगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अर्थात मूल्यांकन से एक ना कोई एक क्वेश्चन आपको जो है हर सेट में देखने को मिलेगा। तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख रहा हूँ। छात्रों के यहाँ पे छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। हम तुलना कभी नहीं कर सकते। छात्रों का जो प्रदर्शन होता है ना, उसका हम तुलना नहीं करेंगे। तुलना वर्ड ही जो है निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना। हाँ, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा बिल्कुल सही है। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। यानी कि हम यहाँ पे बांट नहीं सकते हैं। छात्रों के प्रदर्शन के अकॉर्डिंग जो है हम बांट नहीं सकते हैं, वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि वर्गीकरण जो है ना यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट डालता है बांटना। छात्रों को, चौथा ऑप्शन है कि छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। कभी भी छात्र को मूल्यांकन जब हम करते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों को फेल और पास करके घोषित करना है। मूल्यांकन का उद्देश्य यहाँ पे छात्रों की समझ को आंकना है, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना है। अर्थात दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने के पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? जब हम अपनी कक्षा में मूल्यांकन पद्धति तय करते हैं तो शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? यानी कि ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन का ऑप्शन एक भी सही नहीं दिख रहा है, और सही है भी तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ना, आप जाइए तो देखिए सभी में जो है कुछ ना कुछ गलत ऑप्शन सेलेक्ट हो चुका है। इसीलिए सीबीएसई ने इसमें 9 दिया है, यानी कि ऑप्शन में 9 लिख के दिया है। अर्थात ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सही नहीं है। तो मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? यानी कि अपनी कक्षा के मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर तय करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? अर्थात उच्चतम अंक पाने के लिए तो हम जो है मूल्यांकन पद्धति तय नहीं करते हैं। अर्थात जो 4 नंबर ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल हमारा गलत है। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में भी 4 है, दूसरा में भी 4 है, और तीसरा में भी 4 है। और यहाँ पर देखेंगे तो
मेरे अलावा इन परिणामों को उपयोग कौन करेगा, ये भी सही है। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र को पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन मदद, अर्थात 1 to 3, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। किंतु तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो हम 4 ऑप्शन देख रहे हैं इसमें 1 और 2 ही है, इसीलिए सीबीएसई ने ये जो ऑप्शन बनाए थे ये रॉन्ग ऑप्शन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समावेशिक शिक्षा से अभिप्राय क्या है? यानी कि आप देखिएगा हर सेट में समावेशिक शिक्षा से एक न एक क्वेश्चन आते हैं। तो समावेशिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाता है? जी नहीं। यानी कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण होता है यानी कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों में उपलब्ध करवाया जाता है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाती है? जी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए? ये तो और बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन है। केवल लग गया तो वैसे भी ये गलत है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाई जाए सरकारी विद्यालय में? नहीं, कभी भी पढ़ाया जाता है, अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है बच्चों को। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए? जी बिल्कुल, ये जो 4 नंबर ऑप्शन है ना, समावेशिक शिक्षा से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय? यानी अर्थात योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, अर्थात जो 4 नंबर ऑप्शन है ना, ये हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाँ, कारण और कथन से आपको हर सेट में एक न एक क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन और बहुत इजी भी होते हैं। यानी कि फर्स्ट कथन देखता हूँ यहाँ पे, कथन ए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, ये ऑप्शन सही है। किंतु पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विधि आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विधि आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। अर्थात हम यहाँ पे ऑप्शन देख रहा हूँ, जो कारण है, जो रीजन है, वो एजर्सन कथन एक को जो है सही व्याख्या करता है। अर्थात हमारा कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है हमारा कथन का सही व्याख्या भी करता है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन सॉरी, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? यानी कि अधिगम विकार से क्वेश्चन, एक न एक क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिलता है। तो जो 7-8 विकार जो इम्पोर्टेंस है वो आप लोग अच्छी तरह कर लीजिएगा, ताकि एक नंबर जो है ये फ्री का नंबर होता है अधिगम विकार से। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? पठन वैकल्य? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। आलेख वैकल्य, यानी कि हम ये जो दूसरा जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये हमारा सही है, क्योंकि आलेख विकल्प यानी कि यहाँ पे लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करते हैं और अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में भी चुनौती महसूस होती है, तो अर्थात आलेख वैकल्य है यहाँ पे। दूसरा जो ऑप्शन हम दिख रहे हैं ना, ये हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर।
विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। मानकीकृत, जब ये आपको मानकीकृत स्टैंडर्डाइजेशन दिखे ना, तो यहाँ पे आप कट कर दीजिएगा। मानकीकृत पद्धति और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन होता है। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विधि साधनों का उपयोग करना चाहिए। जी, यहाँ पे जो है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन को विधि साधनों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। हमारा जो दूसरा नंबर जो ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। यानी कि रटन यानी कि रोट लर्निंग आपको जहाँ दिखे, ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है ये गलत इम्पैक्ट डालता है। यानी कि जो एनसीएफ हमारा डायरेक्ट कहता है कि रटंत प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। यहाँ पे रटंत आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्लास में बच्चा अलग अलग बच्चे होते हैं, भिन्न भिन्न तरह के बच्चे होते हैं, तो योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए, यानी कि यहाँ पर फिर पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए, रटंत प्रणाली है, ये भी गलत है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? यानी कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? फर्स्ट ऑप्शन है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जो है हमारा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही है। आवेगशीलता, चूँकि आवेगशीलता होगा नहीं। सोच में केंद्रीकरण, ये भी नहीं होगा। अभिसारी चिंतन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अपसारी चिंतन क्या होता है, ये फैलता है। यानी कि जैसे आप एक टॉर्च को जलाते हैं, तो जैसे हमारा लाइट जो पड़ता है, यानी कि लाइट जो होता है हमारा फैलता है, उसी तरह जो है सृजनात्मकता का लक्षण, अनिवार्य लक्षण क्या होता है, फैलता है, यानी कि एक से अधिक पर जो है सोचना। अपसारी चिंतन ही जो है सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, जी बिल्कुल ये सही है, सक्रिय अन्वेषण द्वारा। खेल द्वारा। तीसरा है पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा। चौथा है सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। अर्थात यहाँ पे चारों ऑप्शन मेरा सही है। छोटे बच्चे जो है ना, ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा ही भी निकालते हैं, खेल द्वारा भी निकालते हैं, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा भी निकालते हैं, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा भी निकालते हैं। अर्थात जो हमारा 4 नंबर जो ऑप्शन है ना, ये हमारा सही है। 4 नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति डाइस कहलाती है। यानी कि एक फ़ोन नंबर है 10 अंकों का, उसको 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है, अर्थात इसको हम खंडीकरण कहते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहा है यहाँ पे, ये हमारा राइट है, खंडीकरण। कूट लेखन, ये भी नहीं होगा। स्वांगीकरण, ये भी नहीं होगा। अनुकूलन, और ये भी नहीं होगा। अर्थात
2, 3, 4 ऑप्शन जो है ना ये गलत है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है खंडीकरण, यानी कि खंड खंड में जो है देकर याद करवाना सुझाती है, इसको खंडीकरण कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से अधिगम की कौन सी दिशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन ही जो है यहाँ पर हमारा सही दिख रहा है कि अधिगम की कौन सी दिशा पर अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही है। दूसरा, विषय वस्तु को रटना तो वैसे भी निगेटिव इम्पैक्ट है और गलत ऑप्शन भी होते हैं। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण। चौथा है उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचना उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? तो ऑप्शन के साथ हम देखते हैं। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कार करती है। अर्थात यहाँ पे जो है ना पुरस्कृत करता है, यानी कि टॉफ़ी देकर। चूँकि ये हमारा ऑप्शन गलत है, चूँकि कह रहा है सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। तो ये नहीं है कि हम हर चीज़ पे जो है टॉफ़ी देकर जो है पुरस्कृत करना है, ये बच्चे में एक निगेटिव इम्पैक्ट आता है। परामति विधि प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। तीसरा ऑप्शन है अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। चौथा ऑप्शन है रेखा अपने विद्यार्थियों को उनके शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है, जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। अर्थात हम यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो दूसरा और तीसरा जो है ना ये हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा और जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है। यानी कि परामति विधि प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। और तीसरा अरुंधति नए शब्दों को अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है, यानी कि संकेत के माध्यम से भी बल देता है। अर्थात दूसरा और तीसरा जो है ये हमारा ऑप्शन सही है, अर्थात जो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्र में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के नाते अपने छात्र में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। अरे भाई, डर की भावना पैदा करके आप कैसे छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य कर सकते हैं? ये तो गलत ऑप्शन है। समस्याओं को हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, यानी कि अटल रिजिडिटी एक फिक्स्ड, ये तो होगा नहीं। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है बहुत अच्छा ऑप्शन है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? यानी कि इसमें से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? तो मैं ऑप्शन देख रहा हूं यहाँ पे। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। संदर्भ रहित वर्ड ही जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि संदर्भ रहित नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन
एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना। रट्टा मारना तो वैसे भी गलत है और एनसीईआरटी जो है बार बार इसको जो है गलत करते हैं और गलत होते भी है। रट्टा मारना, रूट लर्निंग से मुक्त करना है बच्चे को, लेकिन रट्टा मारकर सिखाना, प्रोत्साहित करना ये गलत है। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डाइस की भावना उत्पन्न होगी। उनमें डाइस की भावना उत्पन्न होगी। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डाइस की भावना उत्पन्न होगी। शर्म की भावना तो होगी नहीं, क्योंकि बच्चे अपने आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो गुस्सा भी नहीं होगा। गर्व, यानी कि ये जो 3 नंबर ऑप्शन है ना, गर्व, ये बहुत अच्छा है। गर्व होगा, यानी कि जब अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो गर्व की भावना उत्पन्न होती है बच्चों में। अर्थात 3 नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। उत्कंठा ये भी नहीं होगा। 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। शिक्षक के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, यही ऑप्शन मेरा सही है कि अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। दूसरा ऑप्शन देखता हूँ यहाँ पे, यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौका देता है। जी बिल्कुल, ये गलत ऑप्शन है। यह अध्यापक के निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, ये भी गलत नहीं होगा। यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। जी नहीं, आज्ञापरायणता पैदा नहीं करता है। 29 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ नहीं है, अर्थात इसमें 3 ऑप्शन सही है और एक जो गलत है वही गलत जो है ऑप्शन इसमें सही होगा। अर्थात जो निगेटिव वाला ऑप्शन होता है नहीं है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, यही हमारा गलत है और गलत का भाई गलत होता है। अर्थात 1 नंबर ऑप्शन जो है यही हमारा सही है। और दूसरा देखते हैं, बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो वैकल्पिक भ्रांतियाँ होता है ना, ये बच्चों को सीखने सिखाने के लिए वैकल्पिक जो होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती है, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में समझ को दर्शाती है। जी ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, सही है। अर्थात निगेटिव का भाई निगेटिव होता है, यानी कि पहला जो ऑप्शन है ना यही सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहलाता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? मानवतावादी ये होगा नहीं। व्यवहारात्मक ये होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहलाता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। व्यवहारात्मक, जो हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन है यही राइट है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, संज्ञानात्मक, ये नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक, ये भी नहीं होगा। तो हाय गाइस, मैं ये 30 क्वेश्चन जो है ना सीडीपी का जो है ऑनलाइन प्रीवियस ईयर का है, ये मैंने कराए हैं।
अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास भी आगे लेके आऊँगा। थैंक यू आप सभी को।